नमस्कार दोस्तों, ताज कैरियर इंस्टीट्यूट में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, लास्ट क्लास में जो हमारी बात हुई थी वो हुई थी भरतपुर जिले पर। इसी जिला दर्शन में आज मैं जो नया जिला लेकर आया हूं वो आया हूं चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा? चित्तौड़गढ़ जिला। ठीक है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ जिले के बारे में हम सामान्य जानकारी लेते हैं। देखो, ये जो चित्तौड़गढ़ जो जिला है ये दो भागों में बटा हुआ है। पहले तो ये देखना है, दो भागों में बटा हुआ राजस्थान का ऐसा जिला जो दो भागों में बटा हुआ है। वो चित्तौड़गढ़ है। और यह एमपी के साथ दो बार सीमा लगाता है। किसके साथ लगाता है? मध्य प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश के साथ दो बार सीमा। मध्य प्रदेश के साथ दो बार सीमा लगाता है। देखो दोस्तों, चित्तौड़गढ़ सर्वप्रथम देखेंगे इसकी जो स्थापना, संस्थापक सर्वप्रथम देखेंगे इसका संस्थापक, वो है चित्रांग मौर्य। उसके बाद देखेंगे चित्तौड़ दुर्ग के उपनाम। उपनाम देखते हैं। उपनामों में आता है राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव, मालवा का प्रवेश द्वार, राजस्थान का गौरव और मालवा का प्रवेश द्वार। उसके बाद देखते हैं हम इसमें सीमेंट नगरी। सीमेंट नगरी, राजस्थान का गौरव, मालवा का प्रवेश द्वार और सीमेंट नगरी। नेक्स्ट आएगा हैदराबाद। हैदराबाद, हैदराबाद। ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ की जलवायु। जलवायु आती है दोस्तों, ये आती है आर्द्र, आर्द्र जलवायु। कोपेन के अनुसार देखते हैं तो वो आएगी AW में। कोपेन के अनुसार क्या आएगी? AW में। उसके बाद देखते हैं यहां पर मिट्टी। मिट्टी है जो लाल, काली या लाल लोमी मिट्टी मिलती है। लाल काली या लाल लोमी मिट्टी। वैज्ञानिक के अनुसार देखते हैं, वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार तो इसे कहा जाता है इनसेप्टी सॉल। इनसेप्टी सॉल, इनसेप्टी सॉल। उसके बाद देखते हैं वनस्पति। वनस्पति जो मिलती है यहाँ पर वो मिलती है सागवान। वनस्पति कौन सी मिलती है? सागवान मिलती है। इसकी अगर हम यहाँ पर कृषि और देखते हैं, कृषि, कृषि है अजवाइन, अफीम, कपास और कोमा मक्का। दोबारा देखो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का संस्थापक चित्रांग मौर्य। उपनाम राजस्थान का गौरव, मालवा का प्रवेश द्वार, सीमेंट नगरी हैदराबाद। अगर हम यहाँ पर जलवायु की जो बात करें दोस्तों, जलवायु कौन सी है? आर्द्र जलवायु। कोपेन के अनुसार देखें तो कौन सी है?
AW। कोपेन के अनुसार कौन सी है? AW। ठीक है। उसके बाद मिट्टी की बात करें तो मिट्टी है लाल लोमी मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लाल लोमी मिट्टी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर वनस्पति कैसी है, तो वनस्पति है सागवान। वनस्पति कौन सी है? सागवान। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर कृषि, अजवाइन, अफीम और मक्का। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं हम क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल 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 की हम बात करें 7822 वर्ग किलोमीटर। जबकि जनसंख्या घनत्व की बात करें, जनसंख्या घनत्व जनसंख्या घनत्व है 197। कितना है? 197। यहीं पर बात करें हम इस जिले के लिंगानुपात की। किसकी बात करें? लिंगानुपात की। तो लिंगानुपात पाता है 9 से 72। लिंगानुपात कितना दोस्तों? 9 से 72। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम देखें इस जिले में तहसील कितनी है, तो तहसील है 12। तहसील कितनी है दोस्तों? 12। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे यहाँ पर वो करेंगे इस जिले में बहने वाली नदियों का सहयोग। नदियां, नदियों में सर्वप्रथम देखते हैं हम चंबल नदी। चंबल नदी, चंबल नदी का उद्गम देखते हैं। उद्गम कहां से हुआ है? उद्गम हुआ है जनापाव की पहाड़ी। जनापाव की पहाड़ी, जनापाव की पहाड़ी ये कहां पर पड़ती है? ये पड़ती है MP में। और MP में कौन सी जगह पड़ती है? MP में पड़ती है इंदौर पर। कहां पर? इंदौर जिले में। नेक्स्ट हम बात करें इसका जो चित्तौड़गढ़ में जो योगदान है वो है इस पर राणा प्रताप सागर बांध है। राणा प्रताप सागर बांध। और ये राणा प्रताप सागर जो बांध है ये भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध। कौन सा बांध है दोस्तों? राणा प्रताप सागर बांध है। ये भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। दूसरा यहीं पर एक इस पर चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है। चूलिया जलप्रपात। ये चूलिया जो जलप्रपात है ये दोस्तों राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऊंचाई इसकी 18 मीटर। ठीक है दोस्तों। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो चंबल नदी बहती है यह एक तो बांध बनाती है राणा प्रताप सागर, एक चूलिया जलप्रपात बनाती है। ठीक है। चूलिया जलप्रपात राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। एक इसके बारे में देखें, इस नदी के उपनाम देखते हैं। चर्मन्यवती नदी। चर्मन्यवती, घड़ियालों की शरण स्थली। घड़ियालों की शरण स्थली। और राजस्थान की कामधेनु। राजस्थान की कामधेनु ये भी किस नदी को कहा जाता है? चंबल नदी को। राजस्थान की कामधेनु कौन सी नदी को कहा जाता है? चंबल नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं चंबल नदी को दोस्तों विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। विश्व धरोहर में शामिल किया गया है।
राजस्थान की एकमात्र नदी जिसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया है वो कौन सी है? चंबल नदी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम जो देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी। बनास नदी, इसका सर्वप्रथम देखते हैं उद्गम। उद्गम कहां से हुआ है? खमनोर की पहाड़ी। कहां से हुआ दोस्तों? खमनोर की पहाड़ी। और ये खमनोर की पहाड़ी कहाँ है? ये है राजसमंद में। ठीक है, उद्गम कहां से हुआ है? खमनोर की पहाड़ी। उसके बाद इसके उपनाम देखते हैं। उपनाम देखिए, इस नदी के उपनाम देखते हैं बनास के। उपनाम देखते हैं इसके, वन की आशा, वशिष्ठी नदी, और वरडासा नदी। वन की आशा, वरडासा और वशिष्ठी नदी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम जो बात करेंगे, इसमें जो चित्तौड़गढ़ में यह नदी मातृकुंडिया बांध का निर्माण करती है। इस नदी पर चित्तौड़गढ़ में क्या स्थित है? मातृकुंडिया बांध। ठीक है, और ये मातृकुंडिया बांध है जो मेवाड़ का हरिद्वार, मेवाड़ या राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है। मेवाड़ या राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है। मेवाड़ या राजस्थान का क्या कहलाता है दोस्तों? हरिद्वार कहलाता है। ठीक है, एक ये बांध है जो सर्वाधिक गेटों वाला बांध है। सर्वाधिक गेटों वाला बांध, राजस्थान में सर्वाधिक गेटों वाला बांध। राजस्थान में सर्वाधिक जो गेटों वाला बांध है वो कौन सा है? यही है, मातृकुंडिया बांध। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर एक ब्राह्मणी नदी की। कौन सी नदी की? ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी, उद्गम देखो इसका, वो है हरिपुरा की पहाड़ी। हरिपुरा की पहाड़ी। ठीक है, वैसे इसमें और कोई हद नहीं है, इसमें बस सिर्फ एक है कि ये इसके किनारे भैंसरोडगढ़ दुर्ग है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग, इसके बारे में डिटेल हम और आगे पढ़ते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर एक मेसा का पठार है। कौन सा पठार है? मेसा का पठार। ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मेसा का पठार। ठीक है, इस मेसा के पठार पर ही चित्तौड़ दुर्ग बना हुआ है। क्या बना हुआ है? चित्तौड़ दुर्ग। मेसा के पठार पर ही क्या बना हुआ है? चित्तौड़ दुर्ग बना हुआ है। एक हम देखते हैं नेक्स्ट, उद्योगों की दृष्टि से देखें तो यहाँ राजस्थान की प्रथम चीनी मिल है। चीनी मिल की स्थापना की गई। भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। कहां पर की गई? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान की प्रथम चीनी मिल भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में 1932 में। कब की गई? 1932 में की गई दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे, वो करते हैं इस जिले से संबंधित अभ्यारण्यों में दो आते हैं। एक तो आएगा बस्सी अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य? बस्सी अभ्यारण्य। और ये बस्सी अभ्यारण्य है, ये चीतलों की चहल पहल के लिए प्रसिद्ध है। चीतलों की चहल पहल के लिए
चहल पहल के लिए प्रसिद्ध है। ये मत्स्य अभ्यारण्य है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? चीतलों की चहल पहल के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है भैंसरोडगढ़। दूसरा कौन सा है? भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य इसे घड़ियालों की पसंद कहा जाता है। घड़ियालों की पसंद। जबकि दोस्तों घड़ियालों की जो शरण स्थली है वो है चंबल अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। ठीक है, शरण स्थली तो कौन सी है? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। जबकि घड़ियालों की पसंद कौन सा है? भैंसरोडगढ़। तो उसके बाद हम यहाँ पर एक बात और करते हैं, वो करते हैं यहाँ पर राजस्थान की प्रथम परमाणु इकाई बनाई गई। परमाणु इकाई स्थापित की, और वो कहाँ की गई थी? रावतवाटा। और इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान की अणु नगरी कहा जाता है। राजस्थान की अणु नगरी। ये रावतवाटा में जो स्थापना की थी ये कनाडा के सहयोग से की गई थी। सहयोग किसका था इसमें? वो था कनाडा का। किसका सहयोग था दोस्तों? कनाडा का। ठीक है, कनाडा का सहयोग था। और स्थापना की वर्ष पूछे तो वो है 1965। कितनी है दोस्तों? 1965। जबकि यहाँ पर जो चालू किया गया था 1967 में किया गया था। एक यहाँ का इस जिले का शुभंकर देख लें। शुभंकर वो है चौसिंगा। शुभंकर क्या है दोस्तों? वो है चौसिंगा। ठीक है, इसके बाद हम जो बात करेंगे यहाँ पर वो करेंगे किलों दुर्गों, प्रमुख दुर्ग। और प्रमुख दुर्गों में जो सबसे पहले आएगा वो आएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग आएगा दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है, वही इसका जो निर्माता था वो है चित्रांग मौर्य। चित्रांग मौर्य। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करें हम इस दुर्ग का प्रकार, वो है गिरि दुर्ग। गिरि भी राजस्थान का सबसे प्राचीन गिरि दुर्ग। राजस्थान का सबसे प्राचीन राजस्थान का सबसे जो प्राचीन गिरि दुर्ग है वो कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है दोस्तों, उसमें हम देखते हैं ये जल दुर्ग भी है। कौन सा दुर्ग भी है? जल दुर्ग भी है। तो जल दुर्ग है तो ये गंभीर और बेडच नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? बेडच नदी के किनारे। दो नदियां हैं, कौन कौन सी? गंभीर और बेडच नदी के किनारे स्थित है। कौन सा? ये दुर्ग। उसके बाद इसे किलों का सिरमौर कहा जाता है। किलों का सिरमौर। किलों का सिरमौर कहा जाता है दोस्तों। इस दुर्ग को क्या कहा जाता है? किलों का सिरमौर कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी जो आकृति है वो है वेलनुमा। कैसी है? वेलनुमा। आकृति कैसी है दोस्तों? वेलनुमा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, वो है इसकी आकृति वेलनुमा। यह राज्य का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है। आवासीय
या आ जाए लिविंग फोर। लिविंग फोर। राज्य का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग कौन सा है? ये है चित्तौड़गढ़। जबकि सेकंड नंबर का आता है, वो आता है जैसलमेर। सेकंड नंबर का कौन सा है? जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, सेकंड नंबर का कौन सा है? जैसलमेर। यह राज्य का एकमात्र ऐसा दुर्ग है, राज्य का एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसमें कृषि की जाती है। क्या की जाती है दोस्तों? कृषि की जाती है। राज्य का एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसमें कृषि की जाती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे 2013 में इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। इसमें विश्व धरोहर, यूनेस्को में विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। कब किया गया था दोस्तों? 2013 में। विश्व धरोहर में 6 दुर्ग शामिल हैं, आपको पता होगा, जिनकी ट्रैक है चीकू, गाजर और आम। चीकू, गाजर, आम। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर। आमेर। कितने दुर्ग हो गए दोस्तों? ये हो गए 6 दुर्ग। 1 2 3 4 5 6। ये 6 की 6 दुर्ग किस में शामिल है? विश्व यूनेस्को में शामिल है। किस में शामिल है दोस्तों? विश्व यूनेस्को में। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर प्रमुख शाखे। प्रमुख शाखा देखो, शाखे हुए इस दुर्ग में 3। शाखे किसे कहा जाता है? ऐसा दुर्ग जिस दुर्ग में केसरिया और जौहर दोनों घटना घट जाती हैं, उसको शाखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाखा कहा जाता है। तो यहाँ प्रथम घटना घटी थी, वो घटी थी 13 से 3 में। कब घटी थी? 13 से 3। 13 से 3 में यहाँ पर जो आक्रमणकारी था वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कौन था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अपना जो शासक था वो था रावल रतन सिंह। कौन था? रावल रतन सिंह। इसका जो प्रमुख कारण बताया जाता है, मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार उसने एक पुस्तक लिखी थी पद्मावत। उसके अनुसार जो कारण बताया जाता है वो बताया जाता है रानी पद्मिनी। क्या बताया जाता है? रानी पद्मिनी। क्या बताया जाता है दोस्तों प्रमुख कारण? रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी किसकी पत्नी थी? वो थी रावल रतन सिंह। किसकी थी? रावल रतन सिंह। ठीक है, रावल रतन सिंह की पत्नी थी रानी पद्मिनी। रावल रतन सिंह के 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम था नागवती। क्या नाम था? नागवती। एक दिन ऐसा होता है दोस्तों, ये नागवती एक बाजार से एक तोते को खरीद कर ले आती है, और उस तोते का नाम होता है हीरामन तोता। क्या नाम होता है? हीरामन तोता। और ये हीरामन तोता है, इसकी विशेषता होती है कि ये मनुष्य के समान बोलता है। और ये मनुष्य के समान बोलता है, तो ये नागवती एक दिन श्रृंगार करती थी, और श्रृंगार करती करती अपनी दासी से पूछ रही थी कि दासी बता मैं कैसी लग रही हूँ। तो दोस्तों इस दासी ने इसकी बड़ाई की कि महारानी आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं। लेकिन ये बात इस तोते को सुन गई, और इस तोते ने जिसका विरोध किया कि महारानी दासी क्यों झूठ बोल रही है,
ये तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रही है। जो सुंदर है वो कौन है? इससे कई गुना सुंदर कौन है? मेरी रानी है, जिसका मैं तोता हूँ। वो राजकुमारी है, उसका नाम क्या है? रानी पद्मिनी। क्या नाम है दोस्तों? रानी पद्मिनी। अब ये रानी पद्मिनी के बारे में जैसे यहाँ बताता है, तो ये नागवती जो उसकी पहली पत्नी थी, वो इस तोते को अपने राज्य से बाहर छोड़ आती है और दासी को आदेश दे देती है कि इस तोते को तू राज्य से कहीं बाहर छोड़ जा। और ये रानी उसको बाहर छोड़ जाती है। बाहर छोड़ आने के बाद ये तोता इसी दरबार में वापस आ जाता है और वापस आ जाता है रावल रतन सिंह के पास, और रावल रतन सिंह को अपनी रानी के बारे में विशेषता बताता है। और रानी के बारे में जैसे विशेषता बताता है तो उस पर रावल रतन सिंह मुग्ध हो जाता है और यहाँ से जाता है ये श्रीलंका। कहाँ जाता है दोस्तों? श्रीलंका। श्रीलंका में ये गंधर्व सेन की पुत्री थी। किसकी? गंधर्व सेन। गंधर्व सेन की पुत्री थी। इसके पास जाता है और वहां जाकर अपना इंट्रोडक्शन देता है। और ये इसकी शादी किसके साथ कर देते हैं? इसी के साथ कर देते हैं, रावल रतन सिंह के साथ पद्मिनी की शादी हो जाती है। और इसके साथ दो चाचा भतीजे आते हैं, गौरा और बादल। कौन कौन आते हैं दोस्तों? गौरा और बादल। ये यहाँ पर आकर रहने लग जाते हैं। ऐसा बताया जाता है यहाँ पर एक राघव चेतन नामक पंडित था। क्या नाम था? राघव चेतन। और ये ब्राह्मण है। ये रानी पद्मिनी के बारे में गलत सोचता था और इसी कारण राघव चेतन को देश निकाला दे दिया। और देश निकाला देने के बाद दोस्तों ये यहाँ से चला जाता है और ये रावल रतन सिंह से कहता है कि रावल रतन सिंह मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तेरे साम्राज्य का नाश करवा दूंगा। और ये यह कहकर और ये सीधा निकल जाता है और जाकर ये अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी को जाकर ये रानी पद्मिनी के बारे में बताता है और रानी पद्मिनी की विशेषता बताता है। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह को पत्र लिखता है और उस पत्र में ये बताता है कि आपकी जो छोटी रानी है रानी पद्मिनी, उसको आप मेरे हरम में भेज दीजिए, उसे मेरी रानी मेरी बेगम बनाऊंगा। यह इस बात को रावल रतन सिंह स्वीकार नहीं करता है और स्वीकार नहीं करने के कारण यहाँ पर युद्ध की ठन जाती है और अलाउद्दीन खिलजी सेना लेकर यहाँ पर आता है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ के बारे में मैंने आपको बताया था। इसकी विशेषता है कि इसमें भीतरी कृषि हो जाती है। इस कारण इन लोगों को बाहर जाने की, परकोटा से बाहर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। इसी कारण इन लोगों ने क्या किया, जैसे ये आक्रमण करने आया तो ये लोग गेट दरवाजा लगाकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का और भीतर ही कृषि विरसी कर लेते थे और भीतर ही भीतर रहते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग यहाँ पर 8 माह डेरा डाल के रखा। कितने माह? 8 माह। 8 माह डेरा डाल के रखा। उसके बावजूद भी उसको जब कोई सफलता नहीं मिली तो उसने छल कपट का साथ दिया और छल कपट के साथ रावल रतन सिंह से कहा कि रावल रतन सिंह मैं आपसे संधि करना चाहता हूं, बदले इसके एक शर्त है कि आपकी जो छोटी रानी है उसको एक बार मुझे देखना है। इसी रावल रतन सिंह ने इस पर सोचा कि जब हमारी कोई समस्या एक बार रानी को दिखाने को से बन जाती है तो यह एग्री हो गया रानी पद्मिनी को दिखाने के लिए और इसने रानी पद्मिनी दिखाई। इसी बहाने से अलाउद्दीन खिलजी जैसे महल में आया तो महल से बाहर जैसे रावल रतन सिंह उसको विदा करने बाहर जा रहा था, उसी समय क्या हुआ दोस्तों, इसने छलकपट के साथ रावल रतन सिंह को दुर्ग से बाहर फेंक दिया, दरवाजे से बाहर, और अपने सैनिकों द्वारा बंदी बनाकर इसको दिल्ली ले गया। दिल्ली जब ले जाता है तो रानी पद्मिनी को पत्र लिखता है कि आपको अपना पति चाहिए तो ऐसा कीजिए, आप मेरे हरम में आ जाइए। इसको स्वीकार करती है रानी पद्मिनी और रानी पद्मिनी इसको कहती है कि मैं आपके हरम में आ जाऊंगी, उसके लिए मेरी जो दासियां हैं मेरे साथ और काम करने वाली हैं वो 16 से पालकियों के साथ आएंगी, इसलिए आप 16 से पालकियों की व्यवस्था करें। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर 16 से पालकियों की व्यवस्था कर देता है दोस्तों, और उसके बाद 16 से पालकियां यहाँ आती हैं। रानी पद्मिनी इन 16 से पालकियों में दासियों की जगह अपने सैनिक
बैठा देती है और सैनिकों को ले जाकर ये दिल्ली पहुंच जाती है और वहां जाकर अलाउद्दीन खिलजी के पास जाती है और उससे कहती है कि अलाउद्दीन खिलजी, मैं आखिरी बार रावल रतन सिंह से मिलना चाहती हूँ। और इसी बहाने वो रावल रतन सिंह के पास पहुंचकर उसको उसकी कैद से मुक्त कराती है और इस सेना इनका पीछा करती है उसका विरोध करते हैं गौरा बादल और ये 16 से जो सैनिक थे ये उस सेना को रोकते हैं। इस प्रकार रावल रतन सिंह वापस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आ जाता है और चित्तौड़ दुर्ग में वापस आ जाने के कारण अब अलाउद्दीन खिलजी पुनः फिर सेना लेकर आता है और इस स्थिति में अलाउद्दीन खिलजी ने देखा कि यहाँ पर अब हमारे लिए बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो यहाँ पर रावल रतन सिंह ने देखा तो रावल रतन सिंह ने यहाँ पर केसरिया किया। क्या किया दोस्तों? केसरिया किया। और रानियों ने यहाँ पर जौहर किया। रानी पद्मिनी ने क्या किया? जौहर। नागवती और पद्मिनी ने जौहर किया। ठीक है, केसरिया किया जिसमें रावल रतन सिंह वीरगति को प्राप्त होते हैं और इनको वीरगति प्राप्त होने के बाद अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग को अपने पुत्र के नाम कर देता है और उस पुत्र का नाम क्या है? खिज्र खां। और इसी के नाम पर इसका नाम खिजराबाद रख देता है। क्या रख देता है? खिजराबाद। इस दुर्ग का नाम क्या रख देता है दोस्तों? खिजराबाद। अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर क्या रख देता है? इस दुर्ग का नाम खिजराबाद। ठीक है, एक शाखा हुआ। उसके बाद होता है यहाँ द्वितीय शाखा। यह राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा था। राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा, यह राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा था। जबकि दोस्तों राजस्थान का प्रथम शाखा की बात करें हम, राजस्थान का प्रथम शाखा ये हुआ था रणथंभौर दुर्ग में। कहाँ हुआ था? रणथंभौर दुर्ग में। और रणथंभौर दुर्ग में हुआ था ये 13 से 3 में। कब हुआ? 13 से 1 में, सॉरी 13 से 1 में। और जो चित्तौड़ दुर्ग का हुआ था वो हुआ था 13 से 3 में। उसके बाद यहाँ पर द्वितीय शाखा आता है। द्वितीय शाखा यह आता है 15 से 34 में। 15 से 34 पर यहाँ पर जो आक्रमण करने वाला है वो है बाज बहादुर वीएस विक्रमादित्य। इधर से कौन है? विक्रमादित्य। ठीक है दोस्तों, इसका एक सेनापति था इसमें जो आक्रमण करने आया था, उसका नाम है रूमी खां। क्या नाम है? रूमी खां। रूमी खां, एक बार ये राजस्थान पुलिस में पूछ लिया गया था बाज बहादुर के सेनापति का नाम क्या है? रूमी खां। क्या है दोस्तों? सॉरी, बाज बहादुर नहीं, ये बहादुर शाह था। बहादुर शाह। ठीक है, इसका सेनापति कौन था? रूमी खां। इसमें इसकी जो संरक्षका थी वो थी इसकी माता, जिसका नाम क्या था? कर्मावती। क्या था? कर्मावती। और सेनापति था सेनापति बाघ सिंह। क्या नाम था? बाघ सिंह। रानी कर्मावती ने को जब ऐसा लगा कि हम इस युद्ध में जीत नहीं सकते तो इसने विक्रमादित्य और इसके छोटे भाई उदय सिंह को बूंदी भेज दिया। और बूंदी भेज देने के कारण यहाँ का जो केसरिया किया वो किया बाघ सिंह ने। केसरिया किसने किया? बाघ सिंह ने। जबकि जो जौहर किया था वो किया था रानी कर्मावती ने। जौहर किसने किया था? रानी कर्मावती ने। ठीक है दोस्तों, इसमें जो विजयी रहेगा वो कौन रहेगा? बहादुर शाह। विजयी कौन रहेगा? बहादुर शाह। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है यहाँ पर तीसरा किला। और तीसरा शाखा ये होगा 15 से 67-68। यहाँ पर जो आक्रमणकारी है वो है अकबर। आक्रमणकारी कौन है?
अकबर। VS अपना जो राजा है वो है उदय सिंह। कौन है? उदय सिंह। ठीक है, अकबर, उदय सिंह। यहाँ पर जयमल राठौड़, जयमल राठौड़, कोमा फत्ता सिसोदिया, फत्ता सिसोदिया। ये दोनों क्या करते हैं? ये करते हैं जौहर, केसरिया, सॉरी केसरिया। जबकि इनकी जो फूलकमर रानी थी, फूलकमर, ये करती है यहाँ पर जौहर। क्या करती है दोस्तों? जौहर। देखो 15 से 67-68 का साका था। इसमें अकबर आक्रमण करता है और दूसरी तरफ से उदय सिंह का सेनापति थे जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया। ठीक है, यहाँ पर जो जौहर करती है, पत्ता सिसोदिया की पत्नी करती है फूलकमर। इसमें एक व्यक्ति और था, वीर कल्लाजी राठौड़, वीर कल्लाजी राठौड़। और ये वीर कल्लाजी राठौड़ है दोस्तों, इसे 4 हाथों वाला देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 4 हाथों वाला देवता। 4 हाथों वाला देवता इसे इसलिए कहा जाता है कि इस आक्रमण के समय जयमल राठौड़ रात में चित्तौड़ दुर्ग की दीवारों का निर्माण कर रहा था, तो अकबर ने इसको संग्राम नामक बंदूक से जयमल राठौड़ के पांव में गोली दे दी। और जब इसके पैर में गोली लग जाने के कारण यह लड़ने के लिए लायक नहीं रहा, तो यह उन समय में रोने लगा कि मेरे ऊपर पूरी जिम्मेदारी दी गई इस दुर्ग की, और उदय सिंह महाराज बाहर चले गए थे इस केसरिया करने से। तो क्या हुआ, जयमल राठौड़ रोने लग गया। तो इसका जो भतीजा था कल्लाजी राठौड़, इसने ये अपने कंधों पर बैठाया, और कंधों पर बैठाने के बाद दोनों बाप बेटा लड़े। और जब ये चारों हाथों से जब ये तलवार चल रही थी, तो इस समय जब इस वीर कल्लाजी राठौड़ को क्या कहा गया? 4 हाथों वाला देवता। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें इस दुर्ग के बारे में, अन्य दर्शनीय स्थलों के बारे में बात करते हैं। वो है, पहले यहाँ पर कालका माता का मंदिर है, कालका माता का मंदिर, कालका माता का मंदिर है यहीं पर। यहाँ पर बाढ़ माता का मंदिर है, बाढ़ माता। देखो दोस्तों, बाढ़ माता का जो मुख्य मंदिर है वो है नागदाम में। मुख्य मंदिर तो कहां पर है? नागदाम में। ठीक है, लेकिन इसका एक अन्य मंदिर कहां पर है? इस दुर्ग में है, इस दुर्ग में है। यह सिसोदिया वंश की कुल देवी है। कौन से वंश की? सिसोदिया या गोहिल वंश की, या गोहिल वंश की कुल देवी। सिसोदिया या गोयल वंश की कुल देवी है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर एक वराय मंदिर है। कौन सा मंदिर है दोस्तों? वराय मंदिर। एक क्या है यहाँ पर? वराय मंदिर है। उसके बाद देखते हैं हम, यहाँ पर सांवरिया सेठ का मंदिर है। किसका? सांवरिया सेठ का मंदिर। मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सांवरिया सेठ का मंदिर कहाँ है? ये मंडपिया में। कहाँ पर है? मंडपिया, मंडपिया चित्तौड़गढ़, मंडपिया चित्तौड़गढ़। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अफीम का देवता, अफीम का देवता। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? अफीम का देवता कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, एक यहाँ पर समिद्वेश्वर का मंदिर है, समिद्वेश्वर का मंदिर, या इसे उपनाम है इसका त्रिभुवन
त्रिभुवन नारायण जी का मंदिर, नारायण जी का मंदिर, त्रिभुवन नारायण जी का मंदिर। ठीक है दोस्तों, इसे मोकल का मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोकल का मंदिर। दोस्तों इसका जो निर्माता था वो था राजा भोज। निर्माता कौन था? वो था राजा भोज दोस्तों। जबकि इसका पुनर्निर्माण करवाया जो वो करवाया था राणा मोकल ने। राणा मोकल ने पुनर्निर्माण करने के कारण इसको क्या कहा जाता है? इसे मोकल का मंदिर भी कहा जाता है। दोस्तों यह नागर शैली में बना हुआ। कौन सी शैली में? नागर शैली में। ठीक है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, यहाँ से 100% क्वेश्चन बनता है इसमें से, समुद्रेश्वर मंदिर में से। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर राणा कुम्मा महल है। क्या है? राणा कुम्मा महल। और रानी पद्मिनी महल है, रानी पद्मिनी महल, रानी पद्मिनी महल है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पर गौरा बादल महल है, गौरा बादल महल, रानी पद्मिनी महल, गौरा बादल महल। उसके बाद यहाँ पर एक भामाशाह हवेली है, भामाशाह हवेली, भामाशाह हवेली है। गौरा बादल महल है, भामाशाह हवेली है। एक यहाँ पर मानमौर्य तालाब है। क्या है? मानमौर्य तालाब, मानमौर्य तालाब, मानमौर्य तालाब है। एक यहाँ पर श्रृंगार चमरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है दोस्तों? श्रृंगार चमरी, श्रृंगार चमरी, जिसका जो निर्माता है वो है बेलाग। क्या नाम है? बेलाग। ये राणा कुंभा का कोषाध्यक्ष था। इस कोषाध्यक्ष ने इसकी बेटी रमाबाई के लिए बनवाई थी। रमाबाई के फेरों की चमरी है, श्रृंगार की चमरी कहा जाता है इसको दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं श्रृंगार चमरी बनी हुई है, यहाँ पर निर्माता बेलाग है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों हम यहाँ पर, वो है कल्ला जी राठौड़ की छत्री, कल्ला जी राठौड़ की छत्री। एक देखते हैं दोस्तों यहाँ पर है मीरा मंदिर। क्या है? मीरा मंदिर। और इस मीरा मंदिर के सामने ही है संत रैदास की छत्री, संत रैदास की छत्री, संत रैदास की छत्री। ये क्वेश्चन आ जाता है संत रैदास की छत्री कहाँ बनी हुई है? ये है मीरा मंदिर के सामने है। उसके बाद है यहाँ पर एक आवरी माता का मंदिर, आवरी माता का मंदिर। और ये आवरी माता है, इसके मंदिर में लकवे का इलाज होता है। किसका? लकवे का इलाज होता है। क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर लकवे का इलाज होता है। उसके बाद है यहाँ पर बांडोली के शिव मंदिर, बांडोली के शिव मंदिर। और ये बांडोली के जो शिव मंदिर हैं, इनका निर्माण गुर्जर प्रतिहारों ने करवाया था। किसने करवाया था? गुर्जर प्रतिहारों। और गुर्जर प्रतिहारों ने इनका निर्माण कराने के कारण ये गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हुए हैं। किस शैली में बने हुए हैं? गुर्जर प्रतिहार शैली में, गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हुए हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर सतवीस देवरी का मंदिर है, सतवीस देवरी का मंदिर है, सतवीस देवरी का मंदिर है, सतवीस देवरी का मंदिर है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर तुलजा भवानी का मंदिर है, तुलजा भवानी का मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर। ये दोस्तों छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी थी,
छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी। छत्रपति शिवाजी की कौन सी देवी थी? आराध्य देवी। लेकिन इसका जो निर्माण करवाया था इस मंदिर का निर्माता था, वो था बनवीर। निर्माता कौन था दोस्तों? बनवीर। निर्माता कौन था दोस्तों? वो था बनवीर। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर एक विजय स्तंभ बना हुआ है, विजय स्तंभ, वेरी मोस्ट है विजय स्तंभ। पहले देखते हैं इसको अपना विक्ट्री टावर, विक्ट्री टावर, विक्ट्री टावर, रोम का ट्रोजन, विष्णु ध्वजगढ़, विष्णु ध्वजगढ़, विक्ट्री टावर, रोम का टोरजन, विष्णु ध्वजगढ़, विष्णु स्तंभ, होमा कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, विष्णु स्तंभ और कीर्ति स्तंभ ये बने हुए हैं दोस्तों। इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था महाराणा कुम्मा ने। किसने करवाया था? महाराणा कुम्मा ने। कुम्मा ने 1440 से 1448 के बीच इसका जो दोस्तों निर्माण करवाया था, महाराणा कुम्मा ने करवाया था। वो करवाया था सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में। किसके उपलक्ष्य में? सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में। उसके बाद देखेंगे इसके शिल्पकार भूमि चौथी बलराज, जैता कोपा और नापा। ये कौन है दोस्तों? इसके शिल्पकार हैं भूमि चौथी बलराज। उसके बाद हम देखें दोस्तों तो ये 9 मंजिला बना हुआ है। कितना मंजिला बना हुआ है? 9 मंजिला। 120 फुट ऊंचाई है इसकी। ऊंचाई कितनी है? 120 फुट। जबकि इसके आधार की ऊंचाई वो है 30 फुट। आधार की ऊंचाई कितनी है? 30 फुट। आधार कहते हैं नीम की, जो नीम की ऊंचाई है वो है 130 फुट। सबरी ऊंचाई 120 फुट या 122 फुट। यह 9 मंजिला है। उसके बाद दोस्तों इसकी जो तीसरी मंजिल है, तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है और ये अरबी भाषा में लिखा हुआ है। किस भाषा में लिखा हुआ है दोस्तों? अरबी भाषा में लिखा हुआ है। उसके बाद हम इसमें देखते हैं, इस पर यह राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान पुलिस के कंधे पर लगा होता है। इसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपना लोगो घोषित बना रखा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का लोगो। एक बेटा इस पर 15 अगस्त 1949 को डाक टिकट जारी कर दिया गया है। डाक टिकट जारी कर दिया गया है। 5 अगस्त 1949 को क्या कर दिया गया? इस पर डाक टिकट जारी कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर एक और मीनार आती है जिसका नाम है जैन कीर्ति स्तंभ।
जैन कीर्ति स्तंभ। जैन कीर्ति स्तंभ दोस्तों, इसका जो निर्माता है वो है, इसका जो निर्माता है वो है जिन्ना बघेरवाल, जिन्ना या जेजाग बघेरवाल। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम इसकी बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 75 फुट। कितनी है? इसकी जो ऊंचाई है वो है 75 फुट। 7 मंजिला है। कितनी मंजिला है? 7 मंजिला है दोस्तों। विजय स्तंभ कितने मंजिला है? वो है 9 मंजिला। यह कितना है? 7 मंजिला है। और ये विजय स्तंभ विष्णु भगवान को समर्पित है, लेकिन ये किसको समर्पित है? ये है आदिनाथ जैन जी को, आदिनाथ जैन भगवान को, जैन भगवान को, आदिनाथ जैन भगवान। विजय स्तंभ विष्णु भगवान को समर्पित होने के कारण उसको विष्णु ध्वजगढ़ या विजय स्तंभ कहा जाता है। जबकि ये जो 7 मंजिला है ये आदिनाथ जैन महाराज जी को समर्पित है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो करेंगे दूसरा दुर्ग की। उस दुर्ग का नाम क्या है? उस दुर्ग का नाम है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। क्या नाम है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। यह भी यहीं पर है। यह जल दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? जल दुर्ग है। ठीक है दोस्तों। चंबल और बामनी नदी के किनारे, चंबल प्लस बामनी नदी। यह कैसा दुर्ग है? जल दुर्ग है। कौन सी नदी के किनारे है? चंबल और बामनी नदी। आप बताएंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीर और बेडस नदी के किनारे है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे हम, इसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। राजस्थान का वेल्लोर, राजस्थान का वेल्लोर या दक्षिणी भारत का वेल्लोर कहा जाता है। इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था भैंसाशाह ने। निर्माण किसने करवाया था? भैंसाशाह ने। और यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है, एकमात्र दुर्ग है जिसका निर्माण व्यापारियों ने करवाया। जिसका निर्माण किसने करवाया दोस्तों? व्यापारियों ने। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण किसने करवाया था? व्यापारियों ने करवाया था। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक घटना और घटी थी, बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन 1921 से 23। ठीक है दोस्तों। इसमें जो शहीद हुए थे वो हुए थे रूपा जी और कृपा जी। कृपा जी, कृपा जी, रूपा जी और कृपा जी दोस्तों। रूपा जी और कृपा जी। ठीक है। इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था, नेतृत्व करता वो थे राम नारायण चौधरी। कौन थे दोस्तों? राम नारायण चौधरी। नेतृत्वकर्ता कौन थे? राम नारायण चौधरी। यह कौन सी जाति से संबंधित था? तो ये था धाकड़ जाति से। कौन सी जाति से? धाकड़ जाति से संबंधित था। देखो, धाकड़ जाति से संबंधित एक बिजौलिया किसान आंदोलन भी कौन सी जाति से संबंधित था? वो भी धाकड़ जाति से संबंधित था। इस आंदोलन में 25 प्रकार के लाग भाग थे। 25 प्रकार के लाग भाग। यहां मैं हिंट समझाऊंगा, पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा इस आंदोलन को। उसके बाद देखो यहाँ पर इसी आंदोलन से संबंधित वोल्वेसिक समझौता। वोल्वेसिक समझौता क्वेश्चन आता है। वोल्वेसिक समझौता किस आंदोलन से संबंधित है?
इसी आंदोलन से, बेंगू से। एक यहाँ पर फ्रेंच आयोग भी इसी आंदोलन से संबंधित है। कौन सा आयोग? फ्रेंच आयोग। फ्रेंच आयोग कौन से आंदोलन से संबंधित है? इसी आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे प्रमुख मेले। प्रमुख मेले, यहाँ प्रमुख मेलों में है, यहाँ पर दशहरा मेला लगता है, राम रावण मेला लगता है, राम रावण, दशहरा मेला लगता है, राम रावण मेला लगता है, और मीरा महोत्सव, मीरा महोत्सव। दोस्तों आप मुझे बताएंगे मीरा जी का बचपन का नाम क्या था? मीरा जी का बचपन का नाम क्या था, ये आप बताएंगे मुझे। एक लगता है यहाँ पर जौहर मेला, जौहर मेला। देखो दोबारा, प्रमुख मेले में दशहरा मेला, राम रामायण मेला, मीरा महोत्सव और जौहर मेला। ये किससे संबंधित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखो आजम प्रिंट, आजम प्रिंट, दाबू प्रिंट, दाबू प्रिंट, ये दोनों अकोला चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। अकोला चित्तौड़गढ़। और एक जाजम प्रिंट भी है यहाँ पर, जाजम प्रिंट, ये भी कहाँ की प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ की, चित्तौड़गढ़ की। 3 प्रिंट है, आजम प्रिंट, दाबू प्रिंट, और ये दोनों तो अकोला चित्तौड़गढ़ की है। जाजम प्रिंट कहाँ की है? ये चित्तौड़गढ़ की है। एक यहाँ पर राज्य में पल्स पोलियो, पोलियो अभियान की शुरुआत सर्वप्रथम इसी जिले से हुई थी, इसी जिले से हुई थी। पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत किस जिले से हुई थी? इसी जिले से हुई थी। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं इसको दोबारा पुनः रिपीट करना चाहूंगा। पुनः रिपीट करना चाहूंगा इसको। देखो, राजस्थान का चित्तौड़ दुर्ग की हम बात कर रहे थे। ये चित्तौड़ दुर्ग इस जगह पर है, और यहाँ पर ये एमपी की सीमा के साथ 2 बार मिलता है। इसी कारण ये 2 भागों में बटा हुआ है यह जिला, और यह मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा निर्धारित करता है। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग, इसका जो संस्थापक था वो था चित्रांग मौर्य। इसको राजस्थान का गौरव, मालवा का प्रवेश द्वार तथा सीमेंट नगरी या खिजराबाद कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ की जो जलवायु है वो है आर्द्र है, लेकिन हम कोपेन के अनुसार देखें तो वो है AW। कोपेन के अनुसार क्या है? AW। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी है? लाल काली या लाल लोमी। कौन सी? लाल काली या लाल लोमी। इसको वैज्ञानिक अनुसार देखें तो इसका नाम है इंसेप्टिसोल। क्या नाम है दोस्तों? इंसेप्टिसोल। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ की वनस्पति देखते हैं तो वनस्पति आती है सागवान। कौन सी? सागवान। और इस यहाँ पर जो कृषि की जाती है वो है अजवाइन, अफीम, कपास और मक्का की। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 1722 वर्ग किलोमीटर। इसका जो जनसंख्या घनत्व है 1 से 70 में। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 2 से। लिंगानुपात कितना है? 9 से 72 है। इसमें जो तहसील आती है वो कितनी है? 12 तहसीलें। कितनी है? 12 तहसील। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर जो नदियां हैं, चंबल नदी, ये जनापाव की पहाड़ी से चलती है। इस पर जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो
राणा प्रताप सागर बांध है। कौन सा बांध है? राणा प्रताप सागर। एक बात और देखो, ये जो प्रवेश करती है वो भी 84गढ़ से करती है। कहां पर? 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से। तो ये राजस्थान में जो प्रवेश करती है चंबल नदी, ये करती है 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से, चित्तौड़गढ़ से। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर राणा प्रताप सागर बांध है, ये भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। नेक्स्ट देखते हैं हम, उसके यहीं पर बना हुआ है चूलिया जलप्रपात। यह राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके उपनामों की जो बात करें हम, चरमनवती, घड़ियालों की शरण स्थली, राजस्थान की कामधेनु नदी किसे कहा जाता है? चंबल नदी को कहा जाता है। चंबल नदी को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, यहाँ पर पूरी चंबल नदी की बात नहीं की गई है, सिर्फ यहाँ पर जो चित्तौड़गढ़ में इसका जो महत्व है उसकी बात की गई है। उसके बाद आता है यहाँ पर बनास नदी। बनास नदी का जो उद्गम हुआ है वो खमनोर पहाड़ी राजसमंद से हुआ दोस्तों। उसके बाद आप कमेंट में बताएंगे खमनोर का युद्ध कौन कौन के मध्य हुआ था। उसके बाद उपनयन में बताइए, यह वन की आशा, वशिष्ठी नदी, वरडासा नदी कहा जाता है। इस पर मातृकुंडिया बांध है। इस मातृकुंडिया बांध को मेवाड़ या राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। यह सर्वाधिक गेटों वाला बांध है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर ब्राह्मणी नदी का। इसका जो उद्गम हुआ था हरिपुरा की पहाड़ी से होता है और इसके किनारे भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है। उसके बाद यहाँ पर एक मेसा का पठार है जिस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, यहाँ पर राजस्थान की प्रथम चीनी मिल की स्थापना की गई थी 1972 में भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। अभ्यारण्य की बात करें तो यहाँ पर अभ्यारण्य है वत्स्य अभ्यारण्य, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? चीतलों की चहल पहल के लिए। किसके लिए? चीतलों की चहल पहल के लिए। उसके बाद भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, यह घड़ियालों की पसंद कहलाता है। क्या कहलाता है? घड़ियालों की पसंद, जबकि घड़ियालों की शरण स्थली कहलाता है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। राजस्थान की, यहीं पर राजस्थान की प्रथम परमाणु इकाई स्थापित की गई है। कहां पर? रावत भाटा में। इसी कारण रावत भाटा को क्या कहा जाता है? राजस्थान की अणु नगरी कहा जाता है। ये जो स्थापना हुई थी ये किसके सहयोग से हुई थी दोस्तों? एक बार पूछ लिया था, किसके सहयोग से हुई थी? कनाडा के सहयोग से। कब हुई थी? 1965 में हुई थी। इस जिले का जो शुभंकर है वो है चौसिंगा। क्या है? चौसिंगा। उसके बाद जो हमने बात की थी वो चित्तौड़गढ़ की। इसका निर्माता कौन है? चित्रांग मोर है। प्रकार देखें गिरि प्रकार का, राजस्थान का सबसे प्राचीन गिरि दुर्ग है। राजस्थान का सबसे प्राचीन गिरि दुर्ग है, जबकि राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है वो है भटनेर दुर्ग। ठीक है दोस्तों, गंभीरी प्लस बेडस नदी के किनारे है। इसे किलों का सिरमौर कहा जाता है। इसकी जो आकृति है वो वेलनुमा है। राज्य का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है। राज्य का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है, जबकि राज्य का आवासीय द्वितीय नंबर का है वो है जैसलमेर दुर्ग। कौन सा? जैसलमेर दुर्ग। ठीक है दोस्तों, राज्य का एकमात्र दुर्ग जिसमें कृषि की जाती है। नेक्स्ट बात है, 2013 में इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। विश्व धरोहर में 6 दुर्गों को शामिल किया गया है, जिसकी ट्रक है चीकू गाजर आम, चीकू गाजर आम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं हम, यहाँ पर प्रथम शाखा हुआ था वो हुआ था 13 से 3 में। कब हुआ था? 13 से 3 में अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के बीच। इसमें जो प्रमुख कारण था वो था रानी पद्मिनी। ठीक है, गौरव बादल इसके चाचा और भतीजे थे। इसमें राघव चेतन ने ये आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी को जाकर सूचना दी थी। केसरिया किसने किया था? रावल रतन सिंह ने किया था, जबकि जो जौहर किया था रानी पद्मिनी और नागवती ने किया था। इसके बाद इस दुर्ग को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम क्या रख दिया? खिजराबाद रख दिया। क्या कर दिया? खिजराबाद। यह राज्य का सबसे बड़ा शाखा कहलाता था। ठीक है, जबकि राजस्थान का प्रथम शाखा वो है रणथंभौर दुर्ग 13 से 1 में। उसके बाद द्वितीय शाखा 15 से 34 में। इसमें बहादुर शाह ने आक्रमण किया। बहादुर शाह का जो सेनापति था रूमी खां, और इसका जो आक्रमण हमारा जो शासक था वो था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की जो संरक्षका थी उसकी माता कर्मावती, और इसका जो सेनापति था वो था रावत बाघ सिंह। रावत बाघ सिंह ने यहाँ पर केसरिया किया और रानी कर्मावती ने जौहर किया। उसके बाद तीसरा शाखा आता है, इस पर आक्रमणकारी कौन होता है? वो है अकबर। आक्रमणकारी कौन है? अकबर। जबकि अपना राजा वो है उदय सिंह। उदय सिंह, जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया, इन्होंने केसरिया किया। फूलकमल ने क्या किया? जौहर किया। वीर कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाला लोक देवता कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर मंदिर है, काला माता का मंदिर, बाढ़ माता का मंदिर। जबकि बाढ़ माता का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? वो है नागदा में। इसे गोयल वंश की कुलदेवी कहा जाता है।
इसे वराय मंदिर है यहाँ पर, सांवरिया सेठ का मंदिर है, वेरी मोस्ट ऑफ इट है ये। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर समुद्रेश्वर मंदिर है, वेरी मोस्ट लगा लेना, 100% क्वेश्चन आएगा यहाँ से। इसे त्रिभुवन नारायण जी का मंदिर कहा जाता है, मोकल का मंदिर कहा जाता है। इसका निर्माता राजा भोज थे। पुनर्निर्माण किसने करवाया था? राणा मोकल ने करवाया था। यह कौन सी शैली में बना हुआ है? नागर शैली में बना हुआ है। यहाँ पर राणा कुंभा महल है, रानी पदुनी महल है, बोराबादल महल है, भामाशाह हवेली है, मानमौर्य तालाब है, सिंगार चमरी है। सिंगार चमरी इसकी कुंभा की बेटी रमाबाई की सिंगार चमरी है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? बेलाग ने करवाया था। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर कल्लाजी राठौड़ की छतरी है, मीरा मंदिर है। मीरा मंदिर के सामने संत रैदास की छतरी है। आवरी माता का मंदिर है, जहां पर लकवे का इलाज कर लिया जाता है। एक बार क्वेश्चन आ गया था आवरी माता का मंदिर। बांडोली का शिव मंदिर है, ये गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। यहाँ पर सतवीश देवरी का मंदिर है, सतवीश देवरी का मंदिर है। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर तुलजा भवानी का मंदिर है। यह छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी थी। इसका जो निर्माता था वो था बनवीर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर विजय स्तंभ, इसके उपनाम में विक्ट्री टावर, रोम की टोरजन, विष्णु ध्वजगढ़, विष्णु स्तंभ, कीर्ति स्तंभ। विष्णु भगवान को समर्पित होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? विष्णु ध्वजगढ़ या विष्णु स्तंभ कहा जाता है। इसका जो निर्माण करवाया था वो राणा कुंभा ने करवाया था, सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में। किसके उपलक्ष्य में? सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट बात करेंगे, इसके जो शिल्पकार थे वो थे जैतकूपा पूंजा और भूमिचूती बलराज। यह 9 मंजिला है, 120 फुट ऊंचाई है, आधार की ऊंचाई 30 फुट है। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का यह लोगो है। इस पर 15 अगस्त 1949 को डाक टिकट जारी कर दिया गया है। उसके बाद बात करेंगे हम जैन कीर्ति स्तंभ। इसका जो निर्माता है वो है जिन्ना या जेजाक बघेरवाल। ऊंचाई इसकी 75 फुट है, 7 मंजिला है और यह किसको समर्पित है? आदिनाथ जैन भगवान को। नेक्स्ट बात करेंगे हम भैंसरोडगढ़ दुर्ग। यह जल दुर्ग है, चंबल और बामनी नदी के किनारे स्थित है। इसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था भैंसाशाह ने। किसने करवाया था? भैंसाशाह ने। और यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो व्यापारियों द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट देखेंगे बेंगू किसान आंदोलन 1921 से 1923। यहाँ पर जो शहीद हुए थे वो हुए थे रूपाजी कृपाजी। नेतृत्व करता कौन है? रामनारायण चौधरी। यह कौन सी जाति संबंधित था? धाकड़ जाति से। यहाँ पर 25 प्रकार के लाग बाग थे और यहाँ इसी से संबंधित वॉलवेसिक समझौता है और इसी से संबंधित ट्रेंच आयोग। एक बार पूछ लिया था ट्रेंच आयोग किस आंदोलन से संबंधित है, तो किससे संबंधित है? बेंगू किसान आंदोलन से। उसके बाद यहाँ पर हमने प्रमुख मेलों की बात की थी। उनमें आता है दशहरा मेला, राम रामायण मंदिर, राम रामायण मेला, मीरा महोत्सव और जोहर मेला। नेक्स्ट बात की थी यहाँ पर जो प्रिंट थी, आजम प्रिंट, दाबू प्रिंट, ये दोनों कहाँ की है? अकोला चित्तौड़गढ़ की। जाजम प्रिंट कहाँ की है? चित्तौड़गढ़ की। राज्य में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत इसी जिले से हुई थी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में मैं ऐसे ही किसी एक नए जिले को लेकर फिर उपस्थित होऊंगा आपके सामने।